मित्रों, हर हर महादेव। गत कक्षा में हमने उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र को पढ़ा, जिसमें यह बताया गया था कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीन प्रकार की संज्ञाएं पूरे अच वर्णों की होती है। ठीक है। फिर आगे उन्होंने ये कहा था कि पुनः उसी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में तीन तीन प्रकार और होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये उदात्त क्या होते हैं, अनुदात्त क्या होते हैं, स्वरित क्या होते हैं, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। पहला सूत्र उदात्त संज्ञा करने के लिए आ रहा है उच्चैरुदात्तः। सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच उदात्तः, यानी तालु आदि स्थान के ऊर्ध्व भाग से, ऊपर के भाग से, तालु आदि यानी उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से उच्चरित होने वाला जो अच वर्ण, उसकी उदात्त संज्ञा होगी। उसको क्या कहा जाएगा? उदात्त कहा जाएगा। तालु आदि स्थान, उस उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से जिस अच वर्ण का उच्चारण होगा उसकी उदात्त संज्ञा होगी। यहाँ पे जोर से ऐसा अर्थ नहीं लेना, ये पारिभाषिक है। तात्पर्य यह है इसका कि ऊपर के भाग से उच्चारण करना है, तो ऊपर के भाग से जिस अचवर्ण का उच्चारण होगा उसकी उदात्त संज्ञा हो जाएगी। फिर नीचैरनुदात्तः, तालवादिषु सभागेषु स्थाने अधोभागे निष्पन्नः अच अनुदात्तः, यानी तालु आदि स्थान से, उच्चारण स्थान से ऊर्ध्व भाग यानी नीचे, अधोभाग, अधोभाग यानी नीचे, अधोभाग से उच्चरित होने वाला जो अच, उसकी अनुदात्त संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। और जिसमें उदात्तत्व भी हो और अनुदात्तत्व भी हो, दोनों गुण हो, यानी उसमें उदात्तत्व भी रहेगा और अनुदात्तत्व भी रहेगा, तो ऐसा गुणधर्म वाला जो होगा वो स्वरित कहलाएगा। वही कह रहे हैं कि उदात्तत्व अनुदात्तत्वे सति वर्णधर्मौ समाह्रियते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्, यानी जिस अच वर्ण में उदात्तत्व धर्म भी विद्यमान रहे, अनुदात्तत्व धर्म भी विद्यमान रहे, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। ठीक है। उसकी क्या होती है? स्वरित संज्ञा होती है। अब ह्रस्व, इसका उदात्त अनुदात्त स्वरित तीन प्रकार, दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित तीन प्रकार, प्लुत का उदात्त अनुदात्त स्वरित तीन प्रकार। तो 3, 3, 6 और 3, 9 प्रकार के हो गए। ठीक है। तो वही लिखा है कि स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वान् अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। अब वो जो आपने उदात्त अनुदात्त स्वरित है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, नौ प्रकार किए। ठीक है। तो उसी 9 प्रकार में पुनः 2 प्रकार फिर हो जाएगा, और उन दोनों प्रकार से वो 2 प्रकार कैसे होंगे? तो अनुनासिकत्वान् अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से वो पुनः 2 प्रकार के हो जाएंगे। कैसे होंगे? आइए देखते हैं। अब देखिए, पहले ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा पूरे चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहले हमने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा की, उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र के द्वारा। उसके बाद ह्रस्व का उदात्त अनुदात्त स्वरित, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर दीर्घ का उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर प्लुत का उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस प्रकार से 3 ह्रस्व के प्रकार, 3 दीर्घ के प्रकार, 3 प्लुत के प्रकार। तो 3, 3, 6 और 3, 9 प्रकार हो गए। अभी 9 प्रकार हुए। अब 9 प्रकार में पुनः 2 जोड़ते जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो उदात्त के 2 प्रकार, अनुनासिक और अननुनासिक। ठीक है। अनुदात्त के 2 प्रकार, अनुनासिक और अननुनासिक, और स्वरित के 2 प्रकार, अनुनासिक और अननुनासिक। वैसे ही दीर्घ में होगा और वैसे ही प्लुत में होगा। तो अभी कितने थे? 9 थे।
अब इनमें दो दो हमने बढ़ा दिए, हर उदात्त के 2 बढ़ा दिए, अनुदात्त के 2 बढ़ा दिए और स्वरित के 2 बढ़ा दिए। तो 2 2 4 और 2 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो 6 6 12 और 3 6 18, 18 प्रकार के अचवर्ण हो गए। ठीक है, 18 प्रकार के क्या हो गए? अचवर्ण हो गए। अभी हमने अनुनासिक और अननुनासिक आपको नहीं बताया, केवल अभी हम प्रकार बता रहे हैं कि वो 18 प्रकार के कैसे हुए। पहले ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा कर दिए पूरे अचवर्णों की। अब उसी ह्रस्व में उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर उनमें भी पुनः 2 प्रकार, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। तो 2 2 4 2 6, 6 6 12 और 6 18, तो 18 प्रकार अभी समूचे अचवर्णों का हो गया। अचवर्ण कितने प्रकार के हो गए? पूरे 18 प्रकार के। ठीक है, अब पहले ये जानते हैं कि अनुनासिक और अननुनासिक कहते किसको है। अब आपने ये जान लिया कि 18 प्रकार के हो गए ये वर्ण, कैसे हुए हमने बता दिया। अब ये जान लेते हैं कि अनुनासिक और अननुनासिक होता क्या है। तो उसके लिए सूत्र आ रहा है मुखनासिका वचनोनुनासिकः। सूत्र है मुखनासिका वचनोनुनासिकः। वृत्ति में लिखा है कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है? तो कहा मुख सहित जिस वर्ण का, मतलब मुख और नासिका सहित जिस वर्ण का उच्चारण होगा उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होगी। ठीक है, मुख और नासिका से ही, मुख सहित नासिका से, ऐसा नहीं कि केवल मुख से उच्चारण कर रहे हैं, या ऐसा भी नहीं कि केवल नासिका से उच्चारण कर रहे हैं, दोनों समन्वित होना चाहिए। यानी मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होने वाला जो अचवर्ण होगा उसकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी? अनुनासिक संज्ञा। अब इससे इतर, अनुनासिक संज्ञा कर दिए, अब इससे इतर जो होगा उसकी अननुनासिक संज्ञा हो जाएगी, यानी निरनुनासिक। अनुनासिक को कहते हैं निरनुनासिक। ठीक है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका से नहीं होगा, यानी केवल मुख से होगा, ठीक है, उसकी अननुनासिक संज्ञा हो जाएगी। अब 18 प्रकार हमने किए, पहले ये देखो 18 प्रकार हमने कर दिए। अब इन 18 प्रकारों में से पूरे अभी अचवर्णों का 18 प्रकार हमने कर दिया, सरल रूप से आप ये समझिए। अब उनमें भी किसका ह्रस्व होता है, किसका केवल दीर्घ होता है, किसका केवल प्लुत होता है, उस नियम को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तदित्थम, कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे आपने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा की है वहाँ पे अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। अ इ उ और रि, इन वर्णों के 18 प्रकार होंगे। ठीक है, 18 प्रकार होंगे, 6 6 12 और 6 3 18, यानी पूरे 18 प्रकार अ इ उ रि इस वर्णों के हो जाएंगे, इन वर्णों के हो जाएंगे। फिर रलि वर्णस्य द्वादशस्य दीर्घाभावात्, रलि जो वर्ण होता है उसका केवल 12 प्रकार होगा। 12 प्रकार क्यों होगा? क्योंकि रलि वर्ण का दीर्घ का अभाव होता है, यानी ह्रस्व के 6 प्रकार और प्लुत के 6 प्रकार, और 6 और 6 हो जाते हैं 12। क्योंकि दीर्घ 6 का अभाव हो गया ना, तो 6 घट जाएगा, 18 में से 6 घट गया तो कितने बचे? 12 बचे। तो 6 हो गए ह्रस्व के और 6 हो गए प्लुत के, तो 6 और 6 12, क्योंकि इनमें दीर्घ का अभाव होता है। फिर एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है ए ओ आई औ, इनके भी 12 प्रकार होते हैं। क्यों 12 प्रकार होते हैं भाई? 12 प्रकार इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, इसके केवल दीर्घ होते हैं और केवल प्लुत होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार दीर्घ के, 6 प्रकार प्लुत के, तो 6 और 6 12 प्रकार। तो पहले हमने 18 प्रकार की संज्ञाएं कर दिए थे, उसमें भी किसका किसका ह्रस्व का अभाव होता है। 18 प्रकार केवल अ इ उ रि इन वर्णों के ही होंगे, इन चारों वर्णों के, जैसा कि ये सारणी में दिया है। आप देखो कि अ इ उ रि, इनके देखो कितने प्रकार हो गए? 6 6 12 और 6 3 18,
6 ह्रस्व के प्रकार, 6 दीर्घ के प्रकार, 6 प्लुत के प्रकार, तो 18 प्रकार हो गए। रलि वर्ण में केवल 12 प्रकार होंगे, क्योंकि 6 ह्रस्व के भेद और 6 प्लुत के भेद, तो 6 6 12। और एच के 12 प्रकार, क्यों? क्योंकि 6 हो गए ह्रस्व के, 6 हो गए दीर्घ के और 6 हो गए प्लुत के, क्योंकि ह्रस्व का अभाव होता है, तो 6 और 6 12 हो गए। तो इस प्रकार से वर्णों का विभाजन हो जाता है, वर्णों के भेद हो जाते हैं। अब उच्चारण स्थान को बताने के लिए उससे पहले सूत्र आ रहा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये वस्तुतस्तु करता ये है, सवर्ण संज्ञा करता है, वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा करता है कि ये वर्ण इसके सवर्णी है। किस आधार पे करता है? तो उसके लिए वही बातें बताने के लिए सूत्र आ रहा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वृत्ति में लिखा है कि तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। यानी तालु आदि स्थान, मैंने पहले भी बताया था तालु आदि से उच्चारण स्थान लेना है, तो तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान होंगे उन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। आप केवल प्रवचन बस मत सुनिए, मैं जो हिंदी अर्थ आपको बता रहा हूँ उसको लिखते भी जाइए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम तो प्रयास ही कर रहे हैं कि 100% आपको यही समझ में आ जाए क्लास में ही, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी रह जाती हैं जो समझ में नहीं आती है, बाद में हम उसको नहीं जान पाते हैं। तो आप उसके लिए ये कीजिए कि जो हिंदी अर्थ मैं बताते जा रहा हूँ आपको, उसको लिखते जाइए, तो उससे आपको आसानी होगी समझने में। और विश्वास आपका, मतलब आप ये विश्वास रखिए 100% कि आपको जो हम ये बातें अभी बता रहे हैं वो पूरी समझ में आएंगी। आपको एक बातें भी ऐसी नहीं रहेंगी कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है? तो प्रयास आपको यही करना है कि पेन कॉपी लेकर के बैठिए और उसको लिखते जाइए, ठीक है? चलिए, तो आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, ये दोनों जिन जिन वर्णों के समान होंगे उनकी आपस में क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, वो सवर्णी कहे जाएंगी, ठीक है? अब तालु आदि स्थान यानी उच्चारण स्थान को पहले बताएंगे, फिर आभ्यंतर प्रयत्नों को बताएंगे, तभी तो सवर्ण संज्ञा होगी। जब तक कि हम पता नहीं रहेगा हमको कि तालु आदि स्थान क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तब तक के सवर्ण संज्ञा कैसे करेंगे? तो पहले उच्चारण स्थान को बताने जा रहे हैं। सूत्र उसमें लिखा है, सूत्र क्रम में लिखा है कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ, कु माने कवर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। लिखा भी है कि अ क ख ग घ ङ ह विसर्गः एतेषाम उच्चारण स्थानम कंठः, ठीक है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर ईचु यशानाम तालु, ई चु माने चवर्ग, य है ना, श तालव्य शकार, इनका उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है? फिर री टू रसाणाम मूर्धा, री टू माने टवर्ग, रेफ और शकार, श ये वाला शकार, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर रलि तुलसानाम दंताः, रलि तो माने तवर्ग, ल दंत सकार, इनका उच्चारण स्थान है दंत। फिर उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उ पु माने पवर्ग और उपधमानीय, उपधमानीय एक होता है, आपको आगे हम बताएंगे उपधमानीय क्या होता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ। फिर यमगणनानाम नासिका च, यमगणना, ये प्रत्येक वर्ण के अंतिम अक्षर हैं, ठीक है? जैसे कवर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? ग, उसी प्रकार से यमगणना प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। तत्त स्थान तो इनके हैं ही, जैसे ग किस वर्ग में आता है? कवर्ग में आता है, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ तो होगा, लेकिन नासिका भी होगा, क्योंकि अभी सूत्र हमने पढ़ाया आपको, मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख और नासिका दोनों से इसका उच्चारण हो रहा है, तो ये अनुनासिक भी कहे जाएंगे, तो इसका उच्चारण स्थान नासिका से भी हो जाएगा, ठीक है? फिर
ए दयितोः कंठ तालु, ए और ऐ ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। फिर ओ और औ इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। वकार का दंतोष्ठ है, वकारस्य दंतोष्ठम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल एक होता है, जिह्वा का जो मूल भाग जहाँ से जिह्वा होती है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही होता है। फिर नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण स्थान होता है, मतलब अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान आपको इन्होंने बता दिए। अब आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे।